पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मार्च 2024 की, जिसमें गाइस अभी हम एनवायरनमेंट कर रहे थे। इससे पहले अगर आपने वीडियोस में पॉलिटी एंड गवर्नेंस ना देखा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, वो सारा सिक्योरिटी के साथ कवर कर दिया गया है। बहुत ही कंसोलिडेटेड फॉर्म में वीडियो है। जो भी बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का करंट अफेयर उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो 2025 में कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2024 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पिछले पूरे ही एक साल की वीडियोस आपके हमारे चैनल पे पीएम पाठशाला में ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मंथ वाइज बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरनमेंट सेक्शन, दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये टॉपिक का मतलब क्या है, ये न्यूज़ में क्यों रहा, ग्रीन क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, ग्रीन क्रेडिट अपने आप में क्या होता है, सब पे डिस्कस करने हम आज जा रहे हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हमारी मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की। उसने नोटिफाई करा है कि हम एक मेथड निकालेंगे जिससे कि हम कैलकुलेट करेंगे ग्रीन क्रेडिट को अगर कोई ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी हुई है। तो उससे जुड़े ना 2023 में भी कुछ रूल्स आए थे, ग्रीन क्रेडिट रूल्स अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। वो सब हम आज रीड करने वाले हैं। ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या होता है गाइस? सिंगुलर यूनिट ऑफ एन इंसेंटिव, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर अ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के लिए दिलाई जाती है ताकि आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे डाल पाए। आपकी कोशिश क्या होती? सिंगुलर यूनिट है इंसेंटिव का, और इसकी पूरी कोशिश है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। किस पर? एनवायरनमेंट पर पूरा पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ पे जो भी इंसेंटिव हैं वो सारा आपका एनवायरनमेंट के लिए जो की है, तो उसको ग्रीन क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट्स को ट्रेड भी किया जा सकता है एक्सचेंज के रूप में। जब भी कार्बन क्रेडिट्स को, वैसे कार्बन क्रेडिट्स को नहीं ट्रेड कराते हो आप, जैसे किसी भी कंपनी ने अगर कम कार्बन इमिशन किया है और किसी ने ज़्यादा करा हुआ है तो वो अपने आप को कम दिखाने के लिए उससे खरीद सकती है कम वाली कंपनी से, है ना, ताकि उसका भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाए कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। जैसे कार्बन ट्रेडिंग होती है वैसे ही ग्रीन क्रेडिट होता है। जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने एनवायरनमेंट पे डाला है उसका इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप एक कंपनी हो, आप एक अच्छी इंडस्ट्री हो, तो आपने क्या करा, अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ एक ग्रीन हब भी अपने वहाँ आसपास बनवा रखा है, जिससे एक की इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुँच रहा है। तो आपको ऐसे में क्या दिया जाना चाहिए? ग्रीन क्रेडिट दिया जाना चाहिए। अब ग्रीन क्रेडिट रूल क्या होता है, बड़े ही ध्यान से समझना। जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, स्टेट्स के हैं, यूटीज़ के हैं, उनको क्या होता है, उनको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से लैंड पार्सल्स डिग्रेड हो गए अंडर देयर कंट्रोल, ताकि उनको ग्रीन कवर में इन्हांस करा जा सके। अब जैसे ही इन लैंड पार्सल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांटेशंस के लिए, मस्ट बी फ्री फ्रॉम, जितने भी आपके इनकम्बरेंसेस हैं ना, उनको एटलीस्ट ये सब करके वो रखा जाता है। लैंड पार्सल्स को आइडेंटिफाई कर कर फ्री कर दिया जाता है, किसी भी तरीके का यहाँ पर इनकम्बरेंसेस ना हो। और एटलीस्ट आपका ना 5 हेक्टर्स तक तो कम से कम लैंड को फ्री रखना अब ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो चीज़ डिग्रेड है गाइस उसके साथ कितनी समस्या नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ना एक शब्द आया, इनकम्बरेंसेस। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बर्डन, एक तरह का, किसी तरह का बर्डन पर्सन, स्पेशली जैसे एक बच्चा होता है ना, डिपेंडेंट होता है वो अपने पेरेंट्स पर, तो एक तरह से कह लो हाइंड्रेंस है एक तरह से, आप इसका मतलब समझो, अगर इसका सिनोनिम समझो तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूट तो है ही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ही, वो फ्री प्लांटेशन ड्राइव विद इन 2 ईयर्स कंडक्ट करता रहे, ग्रीन क्रेडिट्स वगैरह इशू कर दिए जाएं लोकल सिल्वी क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस के ऊपर देखते हुए, सारा का सारा, समझ रहे हो। अब एक होता है ग्रीन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट। तो ये ग्रीन क्रेडिट किस पे चलता है? ये चलता है आपके ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चलता है। कार्बन ट्रेडिंग, आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत चलती है। ये कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों को बेनिफिट दे रही है, ये इंडस्ट्री और कॉरपोरेशन को बेनिफिट कर रहा होता है। ग्रीन क्रेडिट्स एक्टिविटी में क्वालिफाई फॉर कार्बन क्रेडिट, जिससे कि आपका क्लाइमेट को बेनिफिट होता है, कार्बन इमिशन का रिडक्शन होता है ना, लाइक दैट। अब समझो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझना ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। देखो, इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, सबसे पहले तो ये समझना है क्या है। इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जिसमें क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के कुछ बंदे होते हैं, इंडस्ट्री के बंदे होते हैं, है ना, जो भी एक्सपर्ट लोग होते हैं ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनको बुलाया जाता है ताकि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करें कि मार्केट के किस पॉजिटिव एक्शन को इंसेंटिवाइज किया जाए। समझ में आ रहा है?
अब देखो जो भी पार्टिसिपेशन लेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में वो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है, ये भी ध्यान रखना। कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं हुई है किसी की, वॉलेंट्री बेसिस पे बुलाया जाता है। अब देखो फोकस एरिया जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के हैं, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज पे दिया जा रहा है। कह रहा देखो अगर ट्री प्लांटेशन किया है, पानी से जुड़ी समस्याएं दूर करी हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया है, वेस्ट मैनेजमेंट करा है, पोल्यूशन को रिड्यूस करा है, मैनग्रोव कंजर्वेशन रिस्टोरेशन करा है, इको मार्क कुछ ऐसा करा है आपने, या सस्टेनेबल बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है, अगर तो कुछ ऐसे काम आपने कर दिए हैं, इन बेसिस पर आपको ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के अंदर आपको बुलाया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया गाइस, इको मार्क। क्या होता है ये समझ लो, एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देती है, ये कंफर्म करने के लिए कि आपने लीस्ट इफेक्ट डाला है और एक तरह से आप राइट इन्वायरमेंटल चॉइस को क्या आप कर रहे हो, सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट है आप उसको भी फुलफिल कर रहे हो, तो दिया जाता है। ठीक है, तो एक ये भी बात ध्यान रखना, इको मार्क ऑफ आर विच इज, क्वेश्चन मान लो अगर आ जाए कि विच इज इको मार्क ऑफ आर कंट्री, तो 1991 में यूएनईपी ने हमें दिया था और फॉरेस्ट से पिक किया था मटका, अर्थन पिक्चर समझते हो, वो इंडिया का इको मार्क है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री जो एम्बलम है ना इज अप्रोप्रिएट, क्योंकि मटका इज गुड एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ बेहद जरूरी है, ये लिखा नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू द एक्स्ट्रा नॉलेज की वो रख लो, काम आएगा आपके। अब देखो ये जो ग्रीन क्रेडिट वगैरह दिया जा रहा है, ये क्यों करा जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि आपको याद होगा जब 2022 की दिवाली थी, तो पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड अबाउट मिशन लाइफ, याद आ रहा है, जिसको मैंने इवन शॉर्ट में भी कवर किया था अपने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, जिसमें हमें बार बार इस बिहेवियर को अपनाने को बोला जा रहा है, अडॉप्ट करने को बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल लिविंग हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो, ग्रास रूट पे जाके एंगेजमेंट करनी है, बिहेवियरल चेंज करना है, इंडस्ट्रीज कंपनीज को इनकरेज करना है। ठीक है, एस्टैब्लिश किसे किया गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नोडल एजेंसीज के थ्रू। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इसका जो फ्रेमवर्क है सपोर्टेड बाय एन इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने जीसीपी एडमिनिस्ट्रेटर है इसके अंदर, और इसमें रिस्पॉन्सिबल है, वही इम्प्लीमेंट करता है, मैनेजमेंट करता है, मॉनिटर करता है। और जीसीपी जो है आपका वो अल्टीमेटली यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी बना के दे रहा है, यही प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करता है, वेरिफिकेशन करता है, ग्रीन क्रेडिट को इशू करता है। तो सारे की सारी चीज़ें इस तरह के स्ट्रक्चर में बनी हुई हैं। तो याद रखना अगर टॉपिक में ग्रीन क्रेडिट रिलेटेड कुछ भी आए तो ये सारी बातों को आपको नोट करके ज़रूर रखना है। ठीक है, देखो हर टॉपिक ना अपने आप में गाइस डिफरेंट है, उस टॉपिक से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ना सीख लोगे ना अगर आप, और उसको प्लान करने लग जाओ, जिस समय पढ़ो उसी समय प्लान कर लो कि दिस इज़ हाउ इट मूव्स, इस तरह से काम करेगा, फिर आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होने वाली है। आई एम टेलिंग यू, छोटे छोटे ना टिप्स ले लो पढ़ते वक्त ही, तो बहुत काम आने वाले हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में। 6 सेशन हुआ एनवायरनमेंट असेंबली का और कंक्लूड करा गया यूएनईपी के द्वारा, हेडक्वार्टर्स इसका नैरोबी केनिया में है। अच्छा, इसकी इस बार की जो थीम थी याद रखना, इफेक्टिव इंक्लूसिव सस्टेनेबल मल्टीलेटरल एक्शन टू टैकल क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। यूएनई 7 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2025 नैरोबी में। याद रखना 7 कहाँ हो रहा है, नैरोबी में, दिसंबर 2025 में। यूएनईए के बारे में कुछ आ जाए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली से रिलेटेड कुछ आ जाए तो ध्यान रखना 2012 में स्टेब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएनईए यूएनईपी की वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरनमेंट की। इसने कुछ सेट करें एजेंडे ताकि आपका पॉलिसी गाइडेंस, डिफाइंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज ये सब हो पाए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करे गए हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, 193 मेंबर्स हैं इसके अंदर। अब समझो यूएनई का जो मीटिंग हुआ है उसमें क्या क्या आउटकम्स आए हैं, तो की आउटकम्स में ये रीअफर्म किया गया है, वापस से कसम खाई गई है कि हम ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को डेफिनेटली दूर करेंगे, जो हमने मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में अडॉप्ट किया था। अब ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस पता है क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमैनिटी को भी थ्रेटन करेगा, 3 इंटरलिंक्ड इशू है, ट्रिपल का मतलब ही है 3 इंटरलिंक्ड क्राइसिस है हमारे साथ जो ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर सकता है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इन तीनों को बोल रहा है वो, इन ट्रिपल चीज़ों को ख़त्म करना है।
तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया ताकि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को कॉम्बेट किया जाए, मैनेजमेंट केमिकल वेस्ट को ठीक करा जाए, कॉपरेशन ऑन एयर पोल्यूशन ठीक किया जाए, प्रमोशन किया जाए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का, बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इसकी आउटकम्स में पास की गई। अब देखो यूएनई जो 6 है ना, वो कई सारी रिपोर्ट्स भी रिलीज करता है। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 है, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 है ना, यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट है, यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड है, ये 2017 में फ्लैगशिप यूथ एंगेजमेंट इनिशिएटिव लिया गया, इसमें यूथ को बुलाया गया 18 से 30 साल का, हर रीजन से सेलेक्ट करा गया ग्लोब में। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जानते हो क्यों की जा रही हैं? देखो जो रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं, क्यों निकाली जाती हैं? ताकि ना सही लेवल पता चले। जैसे ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक से क्या जानने को मिल रहा है कि कितना आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया नेचुरल रिसोर्सेस, और क्लाइमेट चेंज से कितना क्लाइमेट डैमेज हुआ है, बायोडाइवर्सिटी को कितना रिस्क है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरेशन हो रहा है उसको प्रिडिक्ट करने की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एस्टैब्लिश की जाए, इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है। सेंटर ने इसमें इनिशियल बजट डाला है 150 करोड़ रुपए का 5 साल के लिए, 2023-24 से 27-28 तक। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलेशन है। 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं, कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ग्रुप्स हैं। बिग कैट समझ लो आप, इसका एम ही है कि 7 बिग कैट्स को कंजर्व करना, चाहे वो लायन हो, चाहे वो जैगुआर हो, टाइगर हो, चीता हो, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो, प्यूमा हो, इस सबको बचाने की बात करें, ये सारे बिग कैट के अंडर आते हैं। 7th नाइम इज लेपर्ड। ध्यान रखना मेरी इस बात को, बिग कैट में ये सारे आते हैं, इन सबको कंजर्वेशन की बात की जा रही है, इसी में अलायंस लगा पड़ा है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हॉलिस्टिकली कवर करने के लिए इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज को। कह रहा है 2019 का बैकग्राउंड दूं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये भी है कि इंडिया बिग कैट को कंजर्व करेगा और प्रपोज करेगा एक ऐसी अलाइन जो ग्लोबल लीडर्स को रिप्रेजेंट करे। कह रहा 2023 में पता है क्या हुआ? 50th एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की, और IBCA वाज ऑफिशियली लॉन्च। तो मेंबरशिप में यहाँ बोल रहा है कि 16 कंट्रीज हैं, जिसमें ब्राज़ील है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मलेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है IBCA को। फिर एडिशनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, सब इसका पार्ट है IBCA का। ये ध्यान रखना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। तो फ्रेमवर्क मॉडल कहाँ से सीखा है? कह रहे यही फ्रेमवर्क मॉडल हमने करना शब्द शुरू करा था जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। तो ऐसे ही याद रखना, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, वैसे ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।